जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के द्वारा हम सभी संगत के सत्संग को साझा करते हैं। जिस रूप में भी सत्संग भेजे जाते हैं उसी तरह हम सत्संग को शेयर करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ और बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिखित रूप से भी भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सत्संग को जिस रूप से भेजा गया है उसी तरह सत्संग साझा किया जाए। और एक बात मैं सत्संग के थ्रू आप सबसे कहना चाहूँगी संगत जी, हम कितनी बार संगत सत्संग को बिना सुने अधूरा बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश। कभी कभार ये सोचकर कि सत्संग बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और टाइम की कमी होने के कारण हम सत्संग अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि सत्संग पूरा सुने, अंत तक सुने, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। हम नहीं जानते उस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कौन सा कष्ट हमारा काटना चाहते हैं या कौन सी ब्लेसिंग्स हमें देना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और एक बात आप सभी से मैं रिक्वेस्ट या विनती करना चाहूँगी संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज पता नहीं किस रूप में और किस तरह हमारा कल्याण करें, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को और संगत तक भी शेयर कीजिए। पता नहीं किस संगत का सत्संग के माध्यम से कौन सा कल्याण गुरु महाराज करें, तो जितना ज़्यादा हम सत्संग को शेयर कर सकें कृपया वो कीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी किसका कल्याण और कैसे कर सकें। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को भी बहुत बहुत जय गुरु जी। गुरु जी हैं तो सब कुछ है, गुरु जी के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। गुरु जी में हर पल पल में समाये हुए हमारे बीच में। 2004 में मैं गुरु जी से मिली, मुझे गुरु जी ने बुलाया, मैं वहाँ गई बड़े मंदिर। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि के दिन पे जब हम पहुँचे उस समय संगत बहुत कम होती थी, बस बड़े मंदिर में उतनी ही संगत बैठी थी जितनी पूरी आ सकती है। 1000-1500 के करीब बंदे बैठे होंगे वहाँ पर। मैं लाइन में गुरु जी को, सब लोग उनको माथा टेक रहे थे, मैं भी उसी लाइन में खड़ी थी। काफ़ी दूर थी तो मुझे गुरु जी ने बोला, आजा ब्यूटी पार्लर वाली आंटी। मैं देख के हैरान हो गई कि इनको कैसे पता मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। खैर डरते डरते सहमी हुई उनके पास पहुंची और पर्स में से कुछ निकालने लगी। कुछ क्या निकाल रही थी, वो मैं अपनी माँ की फ़ोटो निकाल रही थी, क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि माँ को भी साथ लेके आना। लेकिन मैं माँ को साथ लेके नहीं जा पा सकी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं जब फ़ोटो निकाल रही थी तो गुरुजी ने कहा, मत निकाल फ़ोटो, मैंने माँ को ब्लेस कर देता है। मैं गुरुजी को देखती रह गई। इतने सुंदर गुरुजी, कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी भी ऐसे होते हैं। मन में छवि एक ऐसी बैठी हुई थी कि गुरुजी कोई चोले में होंगे, भगवे चोले में, लेकिन वो उस दिन काले चोले में, इतने सुंदर, ऊपर रूबीज, एमरल्ड और तरह तरह के क्या क्या लगा हुआ। मैं तो देखती रह गई उनको और मैं यही सोचती रह गई कि ये गुरुजी हैं, पता नहीं क्या है। वहाँ पे लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद का तरीका देख के थोड़ा सा अजीब लगा। एक ही थाली के अंदर 4 लोगों को खाना पड़ा। जो सामने बैठ गया उसके साथ शेयर करना पड़ा। हम 4 लोग थे, हम 2 एक तरफ थे एक थाली में और 2 एक दूसरी थाली के अंदर गए। खैर लंगर करने के बाद घर आए। पूरे रास्ते में यही सोचती आई, बस गुरु जी के बारे में ही सोचती आई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एक अजीब सी फ्रेग्रेंस कार में थी। समझ नहीं आ रही थी ये फ्रेग्रेंस कैसी है। मैं तो कोई फूल नहीं लाई थी अपने साथ, कुछ नहीं लाई थी, लेकिन कुछ फ्रेग्रेंस थी। घर पहुंची, सोने लगी। रात के 2 बज गए सोचते सोचते, नींद नहीं आ रही थी। 3 बजे के आसपास मेरे पास उस टाइम लैब्राडोर था, डॉग था। वो मुझे बार बार उठाए। मैं उसको बोलूं, हट, मुझे सोने दे।
4 बजे उसने उधम मचा दिया और बोले मेरे को बाहर ले चलो। मैंने दरवाज़ा खोला, बाहर ड्राइववे में जब मैं बाहर निकली तो उस टाइम मेरे पास मारुति 800 कार थी। वो डॉग जो था मेरा, वो डमडम उसका नाम, वो खिड़की के ऊपर अपने पंजों से ऐसे ऐसे करने लगा। तो मैंने पीछे देखा तो कार के अंदर गुरुजी बैठे हुए। मैं देख के डर गई और हैरान हुई कि गेट पे तो मैंने ताला लगाया हुआ है, तो गुरुजी अंदर कैसे आ गए। उस टाइम मुझे समझ नहीं आया। मैं उनको एक इंसान रूप समझती थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो तो भगवान है, वो तो कहीं पे भी कैसे भी पहुंच जाएंगे। मैंने एकदम अचानक उनसे ये बोला, गुरुजी आप अंदर कैसे आए। ये नहीं बोला कि थैंक यू गुरुजी आप मेरे घर पे आए हो। सीधा यही मेरा पहला प्रश्न ये हुआ। तो उन्होंने बोला कि बस आ गया। तो मैंने बोला फिर आप अंदर आओ। तो कहने लगे अंदर मैं चक्कर मार आया। तो माँ नहीं ना आ सकी थी तो उनको ब्लेस करने आया था। इतना कह के मैंने उनसे कई बातें करी, कहीं कहीं अपनी परेशानियां अपनी बताई। जैसे कि एक मनुष्य की आदत होती है कि मेरे को ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी है। मैं अपनी कहानी करती गई और वो मेरी कहानियों को सुनते गए और बोलते गए आज से सारी प्रॉब्लम्स जो तेरी हैं वो मेरी, और मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ, जा ऐश कर मौज कर। ये सुनना, अंदर आ गई, डरते हुए दरवाज़ा बंद करा। फिर सो नहीं पाई। सुबह सुबह अपनी बहन को फ़ोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे गुरुजी रात को घर में कार में बैठे हुए थे। वो बोली अरे तूने कोई सपना देखा होगा, शाम को मैं एम्पायर स्टेट जाऊंगी तो मैं गुरुजी से पूछूंगी। शाम को वो एम्पायर स्टेट गई और उन्होंने पहला क्वेश्चन यही किया, गुरुजी वो रितु कहते हाँ ब्यूटी पार्लर वाली आंटी बड़ी समझदार निकली, वो मेरे को मिलने बाहर आ गई। तो मेरी बहन को तब तसल्ली हुई कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं था, ये मेरा कोई मतलब ये एक्चुअल रियलिटी थी कि वो वाकई में घर पे आए थे, ऐसे घर में ब्लेस करने आए थे मेरे को। उसके बाद हम जाना शुरू हो गए एम्पायर स्टेट में। हफ्ते में 4 बार हम जाते थे। गुरुजी कभी कभी डांट भी लगा देते थे, रोज क्यों आते हो, रोज क्यों आते हो। लेकिन मन ही नहीं भरता था उनको देखकर। जब भी जाते थे उनको ब्लेस, हमको एक ही ब्लेसिंग, मेरे को और मेरे हस्बैंड को और मेरी 3 साल की बेटी छोटी, जिसको कि इजाजत नहीं थी अंदर आने की, लेकिन गुरुजी उसको हमेशा अंदर आने देते थे। उसका नाम राघवी है। उसका नाम राघवी है। वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठ के वहाँ पे मेडिटेशन करती थी। छोटी बेटी 3 महीने की थी, तो जिस दिन वो मेरे साथ जाती थी उसको मैं ऊपर लेके बैठती थी, क्योंकि छोटे बच्चों को नीचे अलाउ नहीं करते थे और मैं भी डरती थी कि कहीं वो रो ना पड़े। ऐसे करके हम जाते रहते थे। और जब आज्ञा लेने जाते थे गुरुजी से कि गुरुजी अब हम घर जाएं, तो यही बोलते थे, जा ऐश कर मौज कर, ऐश कर मौज कर। बाहर आके हम यही एक दूसरे से बात करते थे कि हम तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली हैं, किस बात की ऐश गुरुजी करा रहे हैं, किस बात की मौज करा रहे हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि गुरुजी के जो भी फॉलोअर्स बने हैं और जो भी उनके ग्रुप में शामिल हुए हैं, वो ऐश ही करते हैं और नो लुकिंग बैक। जैसे जैसे वो बस आगे ही बढ़ता जाता है इंसान, पीछे तो बढ़ने का मतलब ही नहीं है। ये हमको बाद में पता चलता है कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मतलब होता है। 2007 में मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। वो रात को मानेसर से आ रहे थे और ट्रेलर एक लोहे का खड़ा था। उस टाइम मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही थी निर्माण विहार पे। वहाँ पर वो ट्रेलर के नीचे उनकी गाड़ी घुस गई और उनके माथे पे सरिया घुस गया। ऐसा हुआ, मैं वहाँ पर जब लेने गई, MRI जब कराई, तो ये पता चला कि सर के 5 टुकड़े हो गए और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टरों ने बोला कि ये इनका बचना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन ही है। बहुत परेशान हुई, क्या करूं, मेरा एक 3 साल का बच्चा और एक 6 महीने की बच्ची, क्या करूंगी, कैसे जिंदगी काटूंगी। फिर भी
मैंने अपने आप को पक्का किया और मैंने सुबह सुबह गुरुजी के यहाँ पे मैसेज भिजवाया। गुरुजी ने बोला कि ब्यूटी पार्लर वाली आंटी को बोलो कि मैंने उसके हस्बैंड को, उसके उस टाइम अंकल को बोलते थे, अंकल और आंटी चलता है इस ग्रुप में, कोई हस्बैंड कोई वाइफ नहीं है। उन्होंने बोला मैंने अंकल को न्यू लाइफ दे देती है। मेरी बहन मुझसे पूछने लगी कि जो डॉक्टर है वो गोरा है कि काला है, तो मैंने कहा गोरा है। मैं कहा लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो, आपको गोरे और काले की पड़ी है या मेरी जान बनी पड़ी है? तो वो बोली नहीं, गुरुजी ने भेजा है। वो बोलने लगे डॉक्टर गोरा है, उससे सर्जरी करा लो। और 20 फरवरी को ये हुआ था और उन्होंने कहा 20 मार्च को वो खुद ड्राइव करके मेरे पास एम्पायर स्टेट में आएगा। और ऐसी जिसने देखा उनको, वो यही बोलने लगा कि बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही क्रिटिकल है। 72 घंटे क्रिटिकल थे, वो भी निकल गए, गुरुजी ने काट दिए। 20 मार्च को हम लोग गए और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला के खुद गए। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तब समझ में आया ऐश कर मौज करने का क्या मतलब है। जब जिंदगी है तो ऐश है, जब जिंदगी ही नहीं है तो ऐश किस बात की। ऐश और मौज तो वहीं से शुरू हो गई। अब जो दुख भगवान ने हमें दिए हैं वो तो हमें काटने ही हैं। लेकिन ये है कि गुरुजी जैसे बारिश में छतरी का काम करते हैं, ऐसे गुरुजी ने हमेशा हमको छतरी के रूप में संभाला, हमारा ध्यान रखा। मेरे बच्चों को भी ब्लेस किया, मेरी माँ को भी ब्लेस किया, और ऐसे ही गाड़ी चलती गई। कहीं और भी लोग हैं मैं जिनको जानती हूँ। एक मेरे कज़न है, उसके बेटे को डॉक्टरों ने कह दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, उसको लिवर में कैंसर है, उसका लिवर ट्रांसप्लांटेशन होना था। 1 साल से BL कपूर हॉस्पिटल में एडमिट था और अब उसको मेदांता में ले जाना था। पिछले साल 16 अगस्त को उसकी वहाँ पर मेदांता में चेकअप होने थे। 15 अगस्त को सब लोग गुरुजी के आश्रम पहली बार गए मंदिर। वहाँ पर जब गए तो वो लड़का अपने कमरे में बाथरूम तक भी चल नहीं सकता था, लेकिन उसको लेके गए। वो गया, वो कहता है मरना तो है, एक बार गुरुजी के दर्शन तो मैं कर ही लूँ। वहाँ गया, उसने गुरुजी का लंगर किया। लंगर प्रसाद करके जब घर आया तो उसको खून की उल्टी हो गई। उसी टाइम उसको मेदांता में लेके चले गए। रात को डॉक्टर ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, ICU में रखा। नेक्स्ट डे 15 अगस्त की वजह से डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल थे। 16 तारीख को उसकी MRI हुई और देखा तो लिवर का कैंसर गायब। सारे लोग हैरान हुए और उन्होंने बोला कि ये कैसे मिरेकल हो गया। गुरुजी हैं तो मिरेकल होते ही हैं। गुरुजी ने सारे मिरेकल्स ऐसे ऐसे दिखाए। और एक आंटी हैं जिनको मैं जानती